नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें। एक बात से आप बखूबी वाकिफ होंगे कि दुनिया की कृषि उत्पादकता और पोषण सुरक्षा छोटे कीट पॉलिनेटर्स यानी परागणकों पर डिपेंड करती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 75% से ज्यादा खाद्य फसलें, फल और फूल वाले पौधों के सफल उत्पादन के लिए मधुमक्खी, ततैया, भौरे, पतंगे और तितलियों जैसे पॉलिनेटर्स जिम्मेदार हैं। इसीलिए पॉलिनेशन करने वाले कीटों पर खतरा देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। पॉलिनेटर्स पर खतरों की लिस्ट लंबी है। कीटनाशी का उपयोग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे खतरों के अलावा एक नया खतरा भी इस सूची में दर्ज हुआ है, और ये नया खतरा है संक्रामक बीमारियों का। संक्रामक बीमारियों के चलते सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मधुमक्खियों को। पॉलिनेटर्स, इनमें भी विशेष तौर पर मधुमक्खी की कम होती संख्या को यूरोप में डॉक्यूमेंट किया गया है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में इस मामले में ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। पॉलिनेटर से मतलब है जो फूल के नर भाग पुंकेसर से पराग को उसी या दूसरे फूल के मादा भाग तक ले जाने में मदद करते हैं। और पॉलिनेटर्स द्वारा की गई ये मूवमेंट पौधे के फर्टिलाइज्ड होने और फल, बीज तथा नए पौधे के उत्पादन के लिए होनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत में 700 से ज्यादा मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 4 देशी मधुमक्खियां शामिल हैं। एशियाई मधुमक्खी, एपिस सेराना इंडिका बोलते हैं इसको, विशाल चट्टानी मधुमक्खी जिसे एपिस डोरसाटा बोलते हैं, ड्वार्फ हनी बी एपिस फ्लोरिया बोलते हैं, और डंक रहित मधुमक्खी यानी प्रजाति ट्रिगोना। देश में शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए 1983 में पश्चिमी मधुमक्खियां भारत में लाई गई थीं। 1991-92 में थाई सैकब्रूड वायरस ने दक्षिण भारत में एशियाई मधुमक्खी को लगभग 90% तक तबाह कर दिया। यह वायरस 2021 में तेलंगाना में फिर से उभरा था। हनी बी यानी मधुमक्खियां फूल, फल और सब्जियों के लिए महत्वपूर्ण पॉलिनेटर्स हैं। मधुमक्खियां सामाजिक और सहयोगी कीट होती हैं। इनके छत्ते को हीव कहते हैं। एक छत्ते में 3 तरह के मधुमक्खी सदस्य होते हैं। एक वर्ग फूलों से पराग कलेक्ट करने का काम करता है। ये छत्ते को साफ रखने और उसकी सुरक्षा करने का काम भी करते हैं। एक क्वीन हनी बी होती है जिसका काम छत्ते की अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करना होता है। आमतौर पर एक छत्ते की एक ही क्वीन होती है। क्वीन के मर जाने पर वर्कर्स नई क्वीन बनाते हैं जिसे रॉयल जेली खिलाई जाती है। क्वीन ऐसे रसायन प्रोड्यूस करती है जिससे अन्य हनी बीज का बिहेवियर रेगुलेट होता है। छत्ते में मौजूद मेल बीज को ड्रोन कहते हैं। ये तीसरा वर्ग बनाते हैं। गर्मियों में एक छत्ते में 100 के करीब मेल बीज होते हैं। सर्दियों में इन्हें छत्ते से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दरअसल सर्दियों में छत्ता अपने सर्वाइवल मोड में होता है। संसाधनों पर दबाव न बने इसलिए इनको बाहर कर दिया जाता है। मधुमक्खियां अपने साथियों को संसाधन यानी खाने के स्रोत की दिशा, दूरी और गुणवत्ता बताने के लिए वैगल डांस का उपयोग करती हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2023 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी वैगल डांस करता है? तितली, व्याध पतंग यानी ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी या फिर बर? और इस सवाल का जवाब आपको पता ही है, विकल्प सी। हाल ही में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ओडिशा के तट से लॉन्च की है। देश के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। देश ने क्रिटिकल तकनीक में एक नया मुकाम हासिल किया है। इस टेस्टिंग ने भारत को उन चुनिंदा देशों के लिस्ट में शामिल कर दिया है जिनके पास इस तकनीक के वेपन्स मौजूद हैं। ये मिसाइल एक साथ कई पेलोड्स को 1500 किलोमीटर की रेंज तक ले जा सकती है। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के द्वारा तैयार किया गया है। हाइपरसोनिक शब्द से मतलब है ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज। ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज को 5 मैक भी कहते हैं। इस तरह हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स होती हैं जिनकी स्पीड 5 मैक होती है, और ये मिसाइल्स उड़ान के दौरान भी अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती हैं। कहने का मतलब है कि इनकी ट्रेजेक्ट्री अनप्रेडिक्टेबल होती है। इस तरह ये बैलिस्टिक मिसाइल्स से अलग होती हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स की गति भी 5 मैक होती है, लेकिन ये ट्रेजेक्ट्री के मामले में सीमित होती हैं, यानी कि उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की क्षमता इनमें नहीं होती। हाइपरसोनिक वेपन्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है, वहीं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग इंजन से पावर्ड होती हैं। माना जाता है कि रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में बहुत आगे हैं। वहीं यूएसए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत ऐसे वेपन्स की एक सीरीज विकसित कर रहा है।
इस साल मई में अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन को देश की जमीनी हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन के लिए $756 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इन दिनों सोशल मीडिया में जीभ निकालकर और क्रोध वाली भाव भंगिमाओं के साथ संसद में नृत्य करती एक सांसद का वीडियो वायरल है। दरअसल न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे युवा सांसद हाना रहीती माइपे क्लार्क एक बार फिर न्यूजीलैंड की संसद में हाका डांस करने के चलते चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने न्यूजीलैंड की संसद में पेश एक विधेयक की कॉपी को फाड़कर फेंक दिया और साथ में संसद में हाका डांस किया। हाना रहीती न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे युवा सांसद हैं और माओरी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। इसी जनजाति के द्वारा हाका नृत्य किया जाता है। हाका माओरी पहचान के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है और पारंपरिक रूप से युद्ध के मैदान में योद्धाओं द्वारा या किसी अन्य जनजाति का स्वागत करने के लिए किया जाता है। माओरी जनजाति द्वारा किया जाने वाला हाका कोई आम नृत्य नहीं है। ये एक तरह का प्राचीन युद्ध नृत्य है जिसे पूरी ताकत और भाव भंगिमाओं के साथ पेश किया जाता है। यह जनजाति के गौरव, शक्ति और एकता का एक उग्र प्रदर्शन होता है। न्यूजीलैंड की टूरिज्म वेबसाइट के मुताबिक यह शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन तो है ही, साथ ही सांस्कृतिक गौरव, शक्ति और एकता का प्रतीक भी है। यह आमतौर पर समूह में किया जाता है और इसमें मंत्रोच्चारण, चेहरे के हाव भाव, हाथों की हरकतें और पैरों से ताली बजाना शामिल होता है। हाका मृत्यु के ऊपर जीवन को सेलिब्रेट करता है। साथ ही विधेयक जिसके विरोध में यह हाका पेश किया गया उसका संबंध भी माओरी जनजाति के अधिकारों से है। यह विधेयक वाटांगी संधि को संशोधित करने के मकसद से लाया गया था और वाटांगी संधि 1840 में ब्रिटिश क्राउन और 500 माओरी चीफ्स के बीच साइन हुई थी। इसमें जनजातियों को वादा किया गया था कि यदि वे ब्रिटिश साम्राज्य को शासन सौंप देंगे तो उन्हें अपनी भूमि पर व्यापक अधिकार मिलेंगे। लंबे वक्त से इस संधि में संशोधन के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन माओरी जनजाति के लोगों को लगता है कि ये संशोधन उनके अधिकारों को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। इसके पश्चिम में तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया इसका निकटतम पड़ोसी देश है। न्यूजीलैंड में दो प्रमुख द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ये दोनों द्वीप कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन दुनिया की दक्षिणतम राजधानी है। दक्षिणी द्वीप में स्थित पर्वतों को दक्षिणी आल्प्स कहते हैं। दक्षिणी आल्प्स माउंटेन रेंज में स्थित माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी द्वीप में बहने वाली वांग नुई नदी न्यूजीलैंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। माओरी जनजाति के लंबे संघर्ष के बाद इस नदी को इंसानों की तरह 2017 में लीगल स्टेटस दिया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ब्रिक ने भारत में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज के लिए 1 डे 1 जीनोम पहल शुरू की है। ये पहल इनकी विविधता और पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उजागर करने के मकसद से लॉन्च की गई थी। इस पहल को नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII में ब्रिक के पहले स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया। इस पहल के तहत हर दिन एक बैक्टीरिया के पूरे जीनोम का अध्ययन और प्रकाशन किया जाएगा। इन जीनोम की जानकारी आम जनता और वैज्ञानिक समुदाय के लिए फ्री में उपलब्ध होगी। इसके साथ ही बैक्टीरियाज के वैज्ञानिक और औद्योगिक उपयोग की जानकारी भी साझा की जाएगी। देखिए, बैक्टीरिया जो हमें नजर नहीं आते हर जगह मौजूद हैं और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये मिट्टी के निर्माण, जैविक कचरे के विघटन और विषैले प्रदूषकों के निपटान में मदद करते हैं। कुछ बैक्टीरिया मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। बैक्टीरिया पौधों को पोषक तत्व और पानी सोखने में मदद करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। ये बीमारियां नहीं फैलाते और हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये खाना पचाने और पोषक तत्वों को सोखने में मदद करते हैं। बैक्टीरियाज एंजाइम, एंटी माइक्रोबियल्स और अन्य बायोएक्टिव यौगिक बनाते हैं जो दवाओं, कृषि और उद्योग में उपयोगी हैं। ये प्रदूषण कम करने और बीमारियों की रोकथाम के लिए नई तकनीक विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अब एक बार समझते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब किसी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी को समझना है। 1 डे 1 जीनोम पहल से दुनिया को पता चलेगा कि ये छोटे से छोटे बैक्टीरिया भी हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं और इनसे प्रेरित होकर पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं। आज का टर्म ऑफ द डे क्या है, देखते हैं। आज का टर्म ऑफ द डे है ग्लेशियर। ग्लेशियर शब्द को फ्रेंच शब्द ग्लासे से लिया गया है। यह पृथ्वी पर परत के रूप में धीमी गति से प्रवाहित होने वाले बर्फ के बड़े से मास यानी सनहती होते हैं,
जल की तुलना में इनका बहाव धीमा होता है। एक दिन में इनका बहाव कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक या इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। ग्लेशियर्स को रिवर्स ऑफ आइस भी कहा जाता है। ग्लेशियर्स के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो जब एक ही स्थान पर स्नो यानी हिमपात धीरे धीरे इकट्ठा होकर आइस यानी बर्फ में तब्दील हो जाता है तो फिर ग्लेशियर बनते हैं। साल दर साल हिमपात की एक परत दूसरी परत को कंप्रेस करती जाती है। दबाव बढ़ने के साथ साथ बर्फ में सघनता बढ़ती है और इसके क्रिस्टल एक समान आकार के होते जाते हैं। एक बिंदु पर इनकी सघनता पानी की तुलना में 2/3 रह जाती है। अधिकांश ग्लेशियर्स के लिए यह प्रक्रिया 100 से अधिक सालों तक चलती है। ग्लेशियर्स दो तरह के होते हैं, अल्पाइन और आइस शीट्स। अल्पाइन ग्लेशियर पर्वतों के किनारे बनते हैं और घाटी के जरिए नीचे की ओर बहते हैं। जैसे वेनेजुएला का हम्बोल्ट ग्लेशियर एंडीज पर्वत में स्थित है। धूल, मिट्टी और अन्य पदार्थों को अपने रास्ते से हटाते हुए ये घाटियों को और गहरा कर देते हैं। ये ग्लेशियर ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप के ऊंचे पर्वतों में पाए जाते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर्स को वैली ग्लेशियर या माउंटेन ग्लेशियर भी कहते हैं। आइस शीट्स ग्लेशियर अल्पाइन की तरह केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, ये अपने केंद्र से चारों तरफ प्रसारित होते हैं। ये प्रसारित होते होते अपने आसपास के क्षेत्र, चाहे घाटी हो या मैदान हो या फिर पूरा पर्वतीय क्षेत्र, सबको बर्फ की चादर से ढक देते हैं। सबसे बड़े आइस शीट्स को कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहा जाता है। ये काफी बड़े क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। पहला सवाल है, कुछ कारणों से यदि तितलियों की संख्या में भारी गिरावट आती है तो कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ पौधों में फंगल इन्फेक्शन में भारी वृद्धि हो सकती है। कपास की फसल के उत्पादन में सीधे तौर पर असर पड़ेगा। जैव विविधता में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, खबरों में रही माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड, यूएसए, ब्राजील या फिर नाइजीरिया? आइए देखें, पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है। भारत में इस समय डायबिटीज पेशेंट की संख्या सबसे ज्यादा है। कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डायबिटीज के ट्रीटमेंट की दरों में बड़े सुधार हो रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बच्चों और यंग एडल्ट्स में होती है। सही जवाब है विकल्प सी, यानी कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डायबिटीज के ट्रीटमेंट की दरों में बड़े सुधार हो रहे हैं। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न था, हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल या फिर नेपाल? सही जवाब है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी मिल गई है। 2829.38 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह टाइगर रिजर्व देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला सेंचुरी को मर्ज किया गया है। ये टाइगर रिजर्व मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूराजपुर और बलरामपुर जिलों में फैला हुआ है। देश में एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में मौजूद नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। दूसरे नंबर पर असम स्थित मानस टाइगर रिजर्व का नाम आता है। जैव विविधता के मामले में गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व बहुत समृद्ध है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक यहाँ पर कुल 753 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, भारत के नेशनल वाइल्ड लाइफ प्लान में लैंडस्केप अप्रोच की बात कही गई है, इसीलिए नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के नजदीक है और ये दोनों मिलकर 4500 स्क्वायर किलोमीटर का लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके अलावा ये पश्चिम में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पूर्व में झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से भी कनेक्टेड है। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। 3 अन्य टाइगर रिजर्व में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदांती, सीता नदी और अचानक मार शामिल हैं। आपको बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38V के मुताबिक राज्य सरकार ही NTCA की सिफारिश पर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38W में 2 प्रावधान हैं। 38W1 के मुताबिक टाइगर रिजर्व की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये परिवर्तन केवल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सिफारिश पर और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मंजूरी पर ही किया जा सकता है। वहीं 38W2 के मुताबिक राज्य सरकार किसी टाइगर रिजर्व को डीनोटिफाई नहीं कर सकती। ये डीनोटिफिकेशन केवल जनहित में NTCA और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मंजूरी से ही किया जा सकता है। देश को नए कैग मिले हैं। IAS संजय मूर्ति को कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू इस पद पर थे। कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में मिली शक्तियों के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। कैग का पद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अहम है। इस पद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के संविधान का सबसे अहम पद बताया था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 में कैग के एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है।
कैग भारत के लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति से पहले वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। इसका जिक्र संविधान की अनुसूची 3 में दिया गया है। चूंकि इसकी स्थापना सीधे संविधान के प्रावधानों के तहत की गई है, इसलिए कैग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 149 में कैग की शक्तियों और कर्तव्यों का जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 150 के मुताबिक संघ और राज्यों के अकाउंट्स को उस रूप में रखा जाएगा जैसा कैग की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। अनुच्छेद 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स का जिक्र है। अनुच्छेद 151 के मुताबिक कैग की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कैग द्वारा किसी राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट्स को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको इस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। अनुच्छेद 279 के मुताबिक कैग किसी कर या शुल्क की नेट प्रोसीड यानी शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। इस मामले में कैग का सर्टिफिकेट अंतिम होता है। कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के तौर पर भी काम करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के मुताबिक कैग का कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल की आयु तक, जो भी पहले होता है। कैग किसी भी वक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना रिजाइन दे सकते हैं। साल 2024 के लिए G20 का सालाना सम्मेलन ब्राजील के तटीय शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में दुनिया के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस मौके पर मौजूद थे। यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आखिरी बार किसी बड़े मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गौरतलब है कि यूएसए के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है और जो बाइडेन 20 जनवरी तक यूएसए के राष्ट्रपति पद पर काबिज रहेंगे। समिट के दौरान एक फाइनल घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें यूक्रेन और क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, अजरबैजान के बाकू में यूएन का COP29 भी आयोजित किया जा रहा है। इसमें अमीर देशों को गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फाइनेंस मुहैया कराने के लिए कहा जा रहा है। माना जा रहा था कि G20 में भी इस मुद्दे पर बातचीत होगी, लेकिन हाल वही है। इस घोषणा पत्र में भी कि फाइनेंस के लिए फ्रॉम ऑल सोर्सेज का जिक्र कर दिया गया है, जिससे साफ तौर पर कुछ भी जाहिर नहीं होता। इस मौके पर मेजबान देश ब्राजील ने द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पोवर्टी लॉन्च किया है। G20 के 19 देशों में अर्जेंटीना एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस पहल पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस पहल का लक्ष्य है विश्व में भूख के प्रभाव को कम करना। भूख ने बीते साल 733 मिलियन लोगों को प्रभावित किया। यह आंकड़ा यूएन के मुताबिक वैश्विक आबादी का 9% है। आपको बता दें कि G20 एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसके सदस्यों में 19 देश हैं। इन देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। वहीं 2 क्षेत्रीय संस्थाएं भी हैं। एक है अफ्रीकन यूनियन और दूसरी है यूरोपियन यूनियन। G20 संस्था के तौर पर कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 2/3 जनसंख्या और 85% वैश्विक GDP और 75% से ज्यादा वैश्विक व्यापार का रिप्रेजेंटेशन G20 में किया जाता है। G20 के बनने की कहानी भी बहुत अलग है। 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये वित्त मंत्रियों और गवर्नर्स के एक फोरम के तौर पर विकसित हुआ था और इसमें बड़े विकसित देश तथा उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल होते थे। लेकिन फिर आया साल 2008 का वित्तीय संकट, जिसने इस संस्था की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया। फिर इसके सालाना सम्मेलन में देशों के प्रमुख जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हिस्सा लेने लगे। इसका मकसद दुनिया की वित्तीय समस्याओं का हल खोजना है। भारत ने पिछले 2 दशकों में रेबीज से होने वाली मौतों को कम करने में बड़ा बेहतरीन काम किया है, लेकिन अभी भी 2030 तक रखे गए लक्ष्य को पाने के लिए भारत को वन हेल्थ अप्रोच को अपनाने की जरूरत है। वन हेल्थ एक एकीकृत अप्रोच है जिसका मकसद लोगों, जानवरों और इकोसिस्टम की हेल्थ के बीच में बैलेंस बनाना है। इसमें माना जाता है कि हेल्थ को इंसानों, घरेलू और जंगली जानवरों, पौधों और व्यापक पर्यावरण के लिए अलग अलग तौर पर नहीं देखा जा सकता। द लांसेट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 9.1 मिलियन एनिमल बाइट यानी जानवरों के काटने की घटनाएं होती हैं। इनमें भी 76.8% कुत्तों के कारण होती है। सालाना कुत्तों के काटने की घटना प्रति 1000 लोगों पर 5.6 है। देखिए, भारत में रेबीज में सबसे बड़ा चैलेंज है पोस्ट बाइट यानी काटने के बाद होने वाला इलाज। आंकड़े बताते हैं कि कुत्तों के काटने के शिकार हुए 20.5% लोगों का कोई एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ और जिन लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन मिला
उनमें से लगभग 1253 लोगों ने वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा नहीं किया। वैक्सीनेशन में होने वाली ये चूक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। इसी के चलते हाल के दशकों में मौतों में कुल कमी के बावजूद हर साल लगभग 5,726 मानव मौतें रेबीज के कारण होती हैं। भारत में रेबीज आमतौर पर कुत्तों और बिल्लियों से लगभग 97% फैलता है। उसके बाद जंगली जानवरों से 2% और कभी कभी घोड़ों, गधों, बंदरों, गायों, बकरियों, भेड़ों और सूअरों से फैलने के मामले भी देखे गए हैं। सरकार ने रेबीज फ्री सिटीज पहल की शुरुआत टियर 1 और टियर 2 शहरों में रेबीज मुक्त क्षेत्र बनाने के मकसद से की है। इसके अलावा नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। आपको बता दें, रेबीज एक वायरल बीमारी है जो रेबीज वायरस के कारण होती है। यह संक्रमित जानवरों के काटने या उनके लार से फैलती है। रेबीज का वायरस आमतौर पर कुत्तों, बिल्लियों और जंगली जानवरों जैसे बंदर, चमगादड़ के काटने से फैलता है। इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, कमजोरी और काटे गए स्थान पर जलन शामिल है। वहीं गंभीर लक्षणों में हाइड्रोफोबिया, तेज गुस्सा या अजीब व्यवहार, मांसपेशियों में ऐंठन, पैरालिसिस, कोमा और आखिर में मौत तक शामिल है। रेबीज एक बार गंभीर लक्षण दिखाने पर लगभग 100% मृत्यु दर वाली बीमारी है। इसका इलाज केवल शुरुआती चरण में वैक्सीन और काटने के तुरंत बाद प्राथमिक चिकित्सा के जरिए ही संभव है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जूस सोलाई। जूस सोलाई एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि का अधिकार। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस देश की नागरिकता मिल जाती है जहां उसका जन्म हुआ है। इसे जन्म के स्थान के आधार पर नागरिकता देना भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यूएसए में जूस सोलाई का सिद्धांत लागू है। वहां अगर कोई बच्चा यूएसए में जन्म लेता है तो उसे ऑटोमेटिकली अमेरिकन नागरिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना का दौरा किया। ये 56 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। गुयाना किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका या फिर एशिया? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? इंद्रावती, उदांती सीता नदी, गुरु घासीदास तामोर पिंगला या फिर पलामू टाइगर रिजर्व? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, कुछ कारणों से यदि तितलियों की संख्या में भारी गिरावट आती है तो कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ पौधों में फंगल इन्फेक्शन में भारी वृद्धि हो सकती है। कपास की फसल के उत्पादन में सीधे तौर पर असर पड़ेगा। जैव विविधता में वृद्धि होगी। सही जवाब है विकल्प ए, यानी कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न था, खबरों में रही माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड, यूएसए, ब्राजील या फिर नाइजीरिया? सही जवाब है न्यूजीलैंड, विकल्प ए। साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट संयुक्त तौर पर डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अव्वाद को दिया गया है। डेनियल बारेनबोइम को यह पुरस्कार संगीत और सांस्कृतिक संवाद के जरिए शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए दिया गया। डेनियल बारेनबोइम अर्जेंटीना में जन्मे एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक हैं जो दुनिया के कुछ फेमस ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन करने और निर्देशन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी संगीत उपलब्धियों के अलावा उन्हें पश्चिम एशिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं अली अबू अव्वाद एक प्रख्यात फिलिस्तीनी पीस एक्टिविस्ट हैं जो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के लिए शांतिपूर्ण समाधान को खोजने के लिए फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के साथ खूब प्रयास कर रहे हैं। अली अबू अव्वाद ने कहा कि उन्होंने अहिंसा की शक्ति के बारे में जेल में रहते हुए सीखा। वे खुद को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित बताते हैं। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में 1986 में गठित किया गया था। पहली बार यह पुरस्कार पार्लियामेंट्रीज फॉर ग्लोबल एक्शन को दिया गया था। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन को राष्ट्रीयता, जाति या धर्म के जैसे भेदभाव के बिना हर साल प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को कुछ मानकों पर परखा जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण, नस्लीय समानता और राष्ट्रों के बीच सद्भावना और सद्भाव को बढ़ावा देने का काम किया गया हो। आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, विकासशील देशों की ओवरऑल उन्नति में मदद करना, ये सुनिश्चित करना कि विज्ञान और आधुनिक ज्ञान की खोजों का उपयोग मानव जाति की व्यापक भलाई के लिए किया जाए और स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाना। इस खबर के महत्व को समझने के लिए 2015 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को देखिए। सवाल पूछा गया था कि 2014 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च?
इस सवाल का सही जवाब था विकल्प सी यानी इसरो। देखिए, ये प्रश्न 2015 में आया था और 2014 में दिए गए अवार्ड पर प्रश्न बना था। मतलब ये कि आपको रिसेंट ईयर्स के अवार्ड्स याद रखने चाहिए। अभी 2023 का अवार्ड हाल ही में दिया गया है, आपको इन व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। शायद ये प्रश्न 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 के सालाना सम्मेलन का समापन हुआ और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर मुलाकात की। इन मुलाकातों में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई मुलाकात में एक नया एक्शन प्लान सामने आया है। इसे ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 नाम दिया गया है। इसमें डिफेंस, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी, प्रौद्योगिक केंद्रों और आपसी निवेश को बढ़ावा देने के अलावा ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढांचे और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी सहयोग किया जाएगा। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई है। इस कॉरिडोर में भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएसए शामिल हैं। ये एक शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर है जो कि PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। PGII को G7 द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मकसद 2027 तक $600 बिलियन के फंड को मोबिलाइज करना है। इस फंड को सतत और गुणवत्ता वाले अवसंरचना प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मजबूत करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में इटालियन स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसमें साझा हितों के मुद्दे जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन, हेलियोफिजिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बल दिया जाएगा। आपको बता दें कि इटली साउथ सेंट्रल यूरोप में एपेनाइन पेनिनसुला पर स्थित है। इटली की सीमा उत्तर में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ, उत्तर पूर्व में स्लोवानिया के साथ और उत्तर पश्चिम में फ्रांस के साथ लगती है। वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो इटली के भीतर स्थित 2 सॉवरेन स्टेट्स हैं। इसकी दक्षिणी सीमा भूमध्य सागर तक फैली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले समुद्री कार्यक्रम सागर मंथन महासागर संवाद का उद्घाटन किया। इसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसे ऐसे मंच के रूप में विकसित करने का टारगेट रखा गया है जहां ग्लोबल लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ आकर समुद्री क्षेत्र के साझे भविष्य को आकार दे सकें। इसका मकसद नियम आधारित विश्व व्यवस्था को मजबूत करना और राष्ट्रों के बीच शांति, विश्वास और मित्रता को बढ़ावा देना है। इसकी संरचना 4 विषयों पर आधारित है: न्यू फ्रंटियर्स, ब्लू ग्रोथ, ग्रीन एंड ब्लू तथा कॉस्ट एंड कम्युनिटीज। भारत के लिए इस कार्यक्रम का खास महत्व है। आज भारत का समुद्री क्षेत्र इसके व्यापार और वाणिज्य की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। यह देश के व्यापार में मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से करीब 70% का योगदान देता है। लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर भारत में 13 मेजर और 200 से ज्यादा छोटे पोर्ट स्थित हैं। दुनिया के 16वें सबसे बड़े समुद्री देश होने के नाते भारत वैश्विक शिपिंग लेन पर एक अहम स्थान रखता है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों पर स्थित है। पूर्वी एशिया और अमेरिका से यूरोप तथा अफ्रीका के देशों की ओर यात्रा करने वाले ज्यादातर मालवाहक जहाज भारतीय जल क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। वर्तमान में भारत न केवल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक ताकत भी है। 2023 में देश ने वैश्विक विकास में 16% का योगदान दिया। कुछ अनुमानों के मुताबिक यह अगले 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जैसे जैसे भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, इसका समुद्री क्षेत्र वाणिज्य, संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अहम केंद्र के रूप में उभर रहा है। आप जानते हैं कि चीन बीते 15 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर होने वाले उत्सर्जन में चीन की हिस्सेदारी करीब 30% है। इसके अलावा चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का टैग भी रखता है। बावजूद इसके यूएन चीन को विकासशील देशों की श्रेणी में ही जगह देता है, जिसके चलते जब भी क्लाइमेट फाइनेंस में अमीर देशों को विकासशील और गरीब देशों को पैसा देने के लिए बोला जाता है, तो चीन पर ऐसी कोई जवाबदेही नहीं बनती। वहीं वैश्विक आंकड़े ये बताते नहीं थक रहे कि यदि चीन ने अपने उत्सर्जन में कमी नहीं की तो विश्व द्वारा अपने उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को पूरा करना संभव नहीं होगा। अभी तो हालात ये हैं कि दुनिया 2030 के लिए जरूरी न्यूनतम उत्सर्जन कटौती के करीब तक नहीं है। अनुमान बताते हैं कि 2030 में वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन 2019 के स्तर से बमुश्किल 2% कम होगा। चीन द्वारा उत्सर्जन को कम करना कितना जरूरी है, इस पर कभी डिटेल में बात नहीं की गई, लेकिन पहली बार क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने इस मसले पर रिसर्च की है।
इस रिसर्च के मुताबिक चीन को 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2030 तक अपने उत्सर्जन को वर्तमान स्तर से 66% कम करना होगा। लेकिन चूंकि चीन को विकासशील देश का दर्जा हासिल है और चीन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश बताता है, इसका फायदा चीन को इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क में मिलता है, क्योंकि जहां यह फ्रेमवर्क विकसित देशों को उत्सर्जन कम करने और क्लाइमेट एक्शंस लेने की मांग करता है, वहीं विकासशील देशों को इस मसले पर फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वे अपने जलवायु लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकें। चीन से 2030 या 2035 तक उत्सर्जन में जरूरी कटौती करने की उम्मीद भी नहीं है। इनफैक्ट 2023 के मुकाबले इस साल 2024 में उत्सर्जन ज्यादा रहने की उम्मीद है। एक और बात जो इसमें सामने आई कि इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क से किसी भी देश को उतना लाभ नहीं मिला है जितना चीन को मिला है। चीन हमेशा सही समय पर सही जगह होता है, चाहे वो यूएन में स्थायी सीट लेने का मामला हो या फिर क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा हो। चीन अपने सामने आए अवसरों का पूरा फायदा उठाना जानता है। 1990 के दशक में जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को फाइनल किया गया, तब भी चीन का एमिशन कोई खास कम नहीं था। उस समय वैश्विक उत्सर्जन में चीन की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा की थी, जो वर्तमान में भारत के हिस्से से कहीं अधिक है। लेकिन चीन का ऐतिहासिक तौर पर उत्सर्जन का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसे अपने उत्सर्जन को नियंत्रित करने या कम करने को कहा नहीं गया, क्योंकि फ्रेमवर्क में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मानक बनाया गया था। कुल मिलाकर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की रिसर्च का कहना है कि अगर चीन अपने उत्सर्जन को कम नहीं करता तो वैश्विक स्तर पर 2030 के लिए की जा रही सारी कार्रवाइयां कागजी साबित होंगी। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जूस सैंग्विनिस। कल के टर्म ऑफ द डे में मैंने जूस सोलाई की बात की थी। जूस सैंग्विनिस इसके उल्टा है। जूस सैंग्विनिस का मतलब है रक्त का अधिकार। इस सिद्धांत में नागरिकता जन्म के स्थान से नहीं बल्कि माता पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता किसी देश के नागरिक हैं तो उसे उस देश की नागरिकता मिलती है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। उदाहरण के लिए जर्मनी में जूस सैंग्विनिस का सिद्धांत है। वहां अगर किसी जर्मन नागरिक के बच्चे का जन्म किसी दूसरे देश में भी हो तो भी वह बच्चा जर्मन नागरिक माना जाएगा। पहला सवाल है, 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? प्रथम, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अवाद, या फिर डेविड एटनबरो। अगला सवाल है, हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना का दौरा किया। ये 56 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। गुयाना किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या फिर एशिया? सही जवाब है दक्षिण अमेरिका, यानी विकल्प बी। और अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? इंद्रावती, उदांती सीता नदी, गुरु घासीदास तामोर पिंगला या फिर पलामू टाइगर रिजर्व? सही जवाब है पलामू टाइगर रिजर्व, विकल्प डी। हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रस्ताव का मकसद था कि पश्चिम एशिया से जुड़े गाजा क्षेत्र में तत्काल युद्ध विराम किया जाए। साथ ही सभी पक्षों के तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम करने की मांग भी की गई थी। इसके अलावा सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग दोहराई गई। सिक्योरिटी काउंसिल में 10 निर्वाचित सदस्यों द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 14-1 से मतदान हुआ, लेकिन बावजूद इसके प्रस्ताव पारित नहीं हो सका क्योंकि यूएसए ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। यूएसए के वीटो के कारण इसे अपनाया नहीं जा सका। यूएसए की दलील है कि इस प्रस्ताव में अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा बंदी बनाए गए इजरायलियों की रिहाई की बात नहीं की गई है। अब देखिए, यूएन के प्रमुख अंगों में से एक है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। यूएन चार्टर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों में चीन, यूएसए, रूस, यूके और फ्रांस शामिल हैं। वैसे तो सभी 15 देशों के पास एक वोट होता है, लेकिन 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता। इसे ही वीटो पावर कहा जाता है। हालिया मामले में यूएसए ने इसी वीटो पावर का यूज किया है। चार्टर के तहत सभी सदस्य देशों को परिषद के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। वहीं 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स यानी विचाराधीन कैदियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इसके मुताबिक जिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ने अपने खिलाफ अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/3 से अधिक सजा काट ली है, उन्हें संविधान दिवस यानी 26 नवंबर से पहले रिहा किया जाना चाहिए।
दरअसल गृह मंत्री ने इस मामले में BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहली बार अपराध करने वालों को दिए गए रिलैक्सेशन का जिक्र कर रहे थे। BNSS की धारा 479 में कहा गया है कि कोई कैदी जो मृत्यु या आजीवन कारावास जैसे दंडनीय अपराधों का आरोपी नहीं है, उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा यदि उसने कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि तक हिरासत में रखा गया है। इसी में पहली बार अपराध करने वालों के लिए भी प्रावधान किया गया है। पहली बार अपराध करने वाले आरोपी व्यक्तियों को अधिकतम संभावित सजा का 1/3 हिस्सा जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा। लेकिन इस धारा में एक बात साफ की गई है कि अगर एक से अधिक अपराधों या एक ही व्यक्ति से संबंधित कई मामलों में जांच या सुनवाई लंबित है तो आरोपी को अदालत द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। कानून के कई बड़े जानकार इस मामले में दोहरा चुके हैं कि अगर जेलों को ओवरक्राउडिंग से बचाना है तो धारा 479 को जल्द से लागू करना चाहिए। आपको बता दें कि NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने प्रिजनर्स स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक भारतीय जेलों में बंद 5,73,220 कैदियों में से 4,34,302 विचाराधीन कैदी हैं जिनके खिलाफ मामले अभी भी लंबित हैं, और यह आंकड़ा भारत के सभी कैदियों का लगभग 75.8% है। 21 नवंबर को हर साल वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। ये दिन सतत मत्स्यन, जलीय पारिस्थितिकी और मछुआरा समुदाय की आजीविका के लिए फिशरीज की महत्वता को हाईलाइट करने के लिए मनाया जाता है। साल 2024 के लिए इस दिवस की थीम इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज रखी गई है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1997 में नई दिल्ली में हुई थी। दरअसल वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स की नई दिल्ली में बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर 18 देशों ने साथ आकर वर्ल्ड फिशरीज फोरम की स्थापना की और दुनिया भर में सस्टेनेबल फिशिंग की प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के मकसद से एक घोषणा भी की। इस तरह ये दिन दुनिया भर में फिशरीज सेक्टर में आने वाली चुनौतियों पर बात करता है। फिशरीज सेक्टर की चुनौतियों में ओवरफिशिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस शामिल हैं। इस दिन छोटे पैमाने पर फिशिंग करने वाले मछुआरों के अधिकारों की भी वकालत की जाती है। छोटे स्तर पर फिशिंग करने वाले मछुआरे वैश्विक स्तर पर एक बड़े वनरेबल ग्रुप का निर्माण करते हैं और फिशिंग की चुनौतियों का सबसे ज्यादा खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। भारत में फिशरीज एक सनराइज सेक्टर है और भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत दुनिया में मछली उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर आता है, वहीं एक्वाकल्चर के मामले में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। भारत वैश्विक सी फूड चेन में बड़ी भूमिका रखता है। वहीं भारत फिशरीज सेक्टर न केवल 30 मिलियन लोगों को रोजगार मुहैया कराता है, बल्कि इस सेक्टर में ग्रोथ की भी अपार संभावनाएं हैं। भारत के मछली उत्पादन में पिछले कुछ सालों में ग्रोथ भी देखी गई है, साथ ही एक शिफ्ट भी देखा गया है। पहले भारत के फिशरीज सेक्टर में मरीन फिश की हिस्सेदारी ज्यादा थी, जो कि अब इंग्लैंड फिशरीज की तरफ शिफ्ट हो गई है। वर्तमान में इंग्लैंड फिशरीज भारत के कुल मछली उत्पादन में 70% की हिस्सेदारी रखती है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम लॉन्च की थी। वहीं 2017-18 में नेशनल मरीन फिशरीज पॉलिसी लॉन्च की गई। इसके अलावा वर्ष 2018-19 में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया था। साल 2018-19 में फिश फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को एक्सटेंड किया गया और फिशरीज को समर्पित एक अलग विभाग का गठन किया गया। साल 2019-20 में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का गठन किया गया। साथ ही 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई। उधर रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। अगर यूक्रेन का बयान सही है तो ये पहला मौका होगा जब इस युद्ध में रूस ने इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के आस्ट्राकॉन क्षेत्र के कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। वहां से 8 मिसाइल्स यूक्रेन के नीप्रो शहर पर दागी गई थी, जिसमें से एक मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बताया जा रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ICBM कहा जाता है। उन्हें परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हमला रूस द्वारा जारी की गई नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर साइन करने के 2 दिन बाद किया गया है। नई डॉक्ट्रिन में रूस ने आधिकारिक तौर पर न्यूक्लियर अटैक की थ्रेशोल्ड लिमिट को कम कर दिया है। मतलब यह है कि इस बात का दायरा तय किया गया है कि रूस किन हालात में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और इन हालातों की लिमिट को कम कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी ने रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो उस पर परमाणु हमला कर सकता है।
इससे पहले यूक्रेन ने भी रूस पर यूएसए द्वारा मुहैया कराई गई लॉन्ग रेंज मिसाइल और यूके द्वारा बनाए गए स्टॉर्म शैडोज से हमला किया था। आपको बता दें कि दुनिया भर में बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रसार को रोकने के लिए HCOC यानी हैग कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाया गया है। हैग कोड ऑफ कंडक्ट को पहले ICOC यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोपेलिशन के नाम से जाना जाता था। भारत इस हैग कोड ऑफ कंडक्ट का दस्तखत करता है। आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह एक बेहद अहम सिद्धांत है। इसके मुताबिक हम आज जो महाद्वीप देखते हैं वे पहले आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी होता है। इसके अलावा जो विशाल महासागर हुआ करता था वह पैंथालासा महासागर के नाम से जाना जाता था। महाद्वीप के बनने की प्रक्रिया तकरीबन 20 करोड़ साल पहले शुरू हो गई थी और कई करोड़ साल पहले पहली बार पैंजिया का 2 भागों में विभाजन हुआ, जिसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। और फिर इन दोनों जमीनों के बीच जगह में जब जल का भराव हुआ तो उसे टेथीस सागर कहा गया। वक्त के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण शक्ति, समुद्री धाराओं का प्रभाव और अन्य शक्तियों के माध्यम से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जमीन के टुकड़ों का विभाजन होने लगा, जिसे आज हम विश्व के अलग अलग महाद्वीपों के और द्वीपों के तौर पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी देश के तौर पर शामिल नहीं है? रूस, चीन, यूएसए या फिर इटली? अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आइए एक नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, वर्ष 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? प्रथम, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डेनियल बारेनबोइम और अली अब्बू अव्वाद या फिर डेविड एटनबरो? इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी डेनियल बारेनबोइम और अली अब्बू अव्वाद। हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन या फिर गोल्फ? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी टेनिस। 25 से 30 नवंबर के बीच भारत में द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 भी लॉन्च करेंगे। इस इवेंट की थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल रखी जाएगी। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस विश्व स्तर पर सहकारी आंदोलन के लिए प्रीमियर बॉडी है। इसके 130 सालों के इतिहास में पहली बार IFFCO यानी इफ्को की पहल पर सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। देखिए, कोऑपरेटिव का अर्थ होता है सहकारी। सरल शब्दों में कहें तो साथ मिलकर काम करना। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह व्यवस्था 1 for each एंड each for one की तरह काम करती है। सहकारिता से मतलब किसी ऐसे स्वायत्त संगठन से होता है जहां कुछ लोगों का समूह अपनी इच्छा से साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए एक साथ आता है। संयुक्त तौर पर इसे लोकतांत्रिक ढंग से शासित किया जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार सहकारी संस्थाएं लोगों पर केंद्रित, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित और उन्हीं साझा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए संचालित की जाती है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की स्थापना 19 अगस्त सन 1895 को प्रथम सहकारी कांग्रेस के दौरान लंदन, इंग्लैंड में की गई थी। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, भारत, इटली, स्विट्जरलैंड, सर्बिया और यूएसए के सहकारी समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत में कोऑपरेटिव्स की संवैधानिक स्थिति की बात करें तो सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 32वें नंबर पर विषय हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए साल 2012 में सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया था। यह संविधान संशोधन अधिनियम 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के जरिए संविधान में 3 प्रमुख बदलाव हुए। इसमें पहला है सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके जरिए अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। दूसरे, संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। अनुच्छेद 43B के मुताबिक राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। तीसरे बदलाव में संविधान में भाग 9B जोड़ा गया। इस भाग को सहकारी समितियां नाम दिया गया। इसमें 243ZH से लेकर 243ZT तक के अनुच्छेद शामिल हैं। जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भाग 9B के एक हिस्से को रद्द कर दिया था।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब भाग 9B इन्हीं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू होगा जो एक से अधिक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में काम करती हैं। कोर्ट ने माना है कि अब एक ही राज्य में काम करने वाली सहकारी समितियों पर भाग 9B के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि पहले से राज्य सूची में शामिल होने के कारण ये राज्यों का अनन्य अधिकार है कि वे उन्हें शासित करने के लिए अपने कानून बनाएं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और हमास के चीफ्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इन सभी पर वॉर क्राइम्स और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों का आरोप है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कोर्ट के इस निर्णय को यहूदी विरोधी बताया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय गंभीर अपराधों के लिए एक अंतर सरकारी संस्था है। इन अपराधों में नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के प्रति किए गए अपराध शामिल हैं। इसे लास्ट रिसोर्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये मामलों पर विधिक कार्रवाई तभी करता है जब घरेलू कानून प्रवर्तन अधिकारी जांच नहीं कर सकते या जांच नहीं करना चाहते। इनका गठन रोम संधि के जरिए किया गया था। रोम संधि इस कोर्ट की फाउंडिंग ट्रीटी के तौर पर काम करती है। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड्स में है। वारंट के बावजूद किसी भी आरोपी को जल्द द हेग में अदालती कार्रवाई का सामना करना होगा, ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती, क्योंकि कोर्ट के पास वारंट लागू करने के लिए कोई पुलिस नहीं है। कोर्ट अपने सदस्य राज्यों से सहयोग पर निर्भर है और इजराइल तो इस कोर्ट का सदस्य भी नहीं है। कुल मिलाकर आईसीसी के पास वारंट को लागू करने की कोई पुख्ता मैकेनिज्म नहीं है। एक और बात समझिए कि आपने द हेग में ही स्थित एक और कोर्ट आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आईसीसी और आईसीजे दो अलग अलग संस्थाएं हैं। आईसीजे यूएन का प्रमुख जुडिशियल ऑर्गन है और इसकी स्थापना साल 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा की गई थी। इसने अपना काम साल 1946 में नीदरलैंड्स के द हेग में स्थित पीस पैलेस में शुरू किया था। आईसीजे का मुख्यालय द हेग में ही है। यह यूएन का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। 15 न्यायाधीशों से बने आईसीजे के पास मुख्य तौर पर दो काम हैं: दुनिया के देशों द्वारा अपने पास विवादों के लिए दायर की गई याचिकाओं को सुलझाना, इसके अलावा यूएन और उसकी विशेषीकृत एजेंसी द्वारा विधिक मामलों पर मांगी गई सलाह देना। देखिए, ये वर्ड कोर्ट है, लेकिन दुनिया भर से कोई भी व्यक्ति अपनी याचिका यहाँ दायर नहीं कर सकता है। इसमें केवल यूएन के 193 सदस्य देश ही याचिका दायर कर सकते हैं। साथ ही ऐसा नहीं है कि भारत यूएन का सदस्य है तो हम भारत के सिटीजन के तौर पर यहाँ अपना मुकदमा दायर कर सकते हों। किसी देश के नागरिक, एनजीओ और निजी संस्था की याचिका को आईसीजे एंटरटेन नहीं करता है, लेकिन कोई देश अपने नागरिक के बिहाफ पर किसी दूसरे देश के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। इसके अलावा आईसीजे किसी मामले की सुनवाई एक या एक से ज्यादा देशों द्वारा दायर याचिका के बाद ही कर सकता है। मतलब ये है कि आईसीजे किसी मामले पर अपनी मर्जी से सुनवाई नहीं कर सकता। 21 नवंबर को आयोजित हुए वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर केंद्र ने कई पहलें लॉन्च की हैं। इन पहलों का मकसद है भारत के फिशरीज सेक्टर में परिवर्तन लाकर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। इनमें से एक पहल है मरीन फिशरीज सेंसस 2025, जिसे 45 दिनों के भीतर पूरा करने की उम्मीद की जा रही है। पहली बार ये सेंसस पूरी तरह से डिजिटल और रियल टाइम डेटा पर आधारित होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि मरीन सेंसस की ये प्रोसेस पिछली बार की तुलना में 80% तेजी से की जाएगी। इस सेंसस में भारत की पूरी तटरेखा को कवर करने की बात कही जा रही है। इसमें भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित सबसे उत्तरी गांव लखपत से लेकर पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल के सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ 24 परगना तक को कवर किया जाएगा। वहीं भारत के द्वीपीय क्षेत्रों में से सेंसस लक्षद्वीप स्थित बिंदा आइलैंड से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड के कैम्बेल बे तक को कवर किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन शार्क्स को भी लॉन्च किया जा रहा है, जो कि शार्क के स्थायी प्रबंधन के मकसद से लॉन्च किया गया है। यह इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर शार्क्स को फॉलोअप प्लान के तौर पर है। ये FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1999 में एक स्वैच्छिक साधन के तौर पर अपनाया गया था। इसके अलावा कोस्टल एक्वाकल्चर फार्म्स के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम भी लॉन्च किया गया था, जिससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सके। भारत और मालदीव्स ने एक समझौता किया है जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में अपनी अपनी लोकल करेंसीज यानी भारतीय रुपए यानी INR और मालदीवियन रुफिया यानी MVR का उपयोग किया जाएगा। दोनों देशों के व्यापारी अपनी मुद्रा में भुगतान कर सकेंगे, जैसे भारतीय निर्यातक रुपए में और मालदीव के निर्यातक रुफिया में।
देखिए, आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर जैसी तीसरी मुद्रा का उपयोग होता है, लेकिन इस समझौते से ये जरूरत खत्म हो जाएगी। इससे करेंसी बदलने में लगने वाली लागत और समय की बचत होगी, जिससे व्यापार आसान और सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा यह समझौता विदेशी मुद्रा बाजार पर भी असर डालेगा। विदेशी मुद्रा बाजार वह जगह है जहां एक देश की मुद्रा दूसरी देश की मुद्रा से बदली जाती है। जैसे पहले INR और MVR के बीच लेन देन अमेरिकी डॉलर के जरिए होता था, तो अब सीधा INR और MVR के बीच बाजार बनेगा। इससे दोनों देशों की मुद्राओं की मांग और आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे उनकी करेंसी को स्थिरता मिलेगी और व्यापारियों को फायदा होगा। साथ ही समझौता भुगतान संतुलन को भी ये प्रभावित करेगा और इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स भी मजबूत होगा और आयात निर्यात का संतुलन भी बेहतर होगा। कुल मिलाकर यह समझौता व्यापार को सरल, सस्ता और तेज बनाएगा, दोनों देशों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाएगा और इनके बीच वित्तीय सहयोग को भी मजबूत करेगा। साथ ही दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान होगी। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है मैनिफेस्ट। सोशल मीडिया के इस दौर में आप तक एक टर्म जरूर पहुंचा होगा, मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्ट से ही बना हुआ है। ये टर्म इतना पॉपुलर हुआ है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसे 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। लोग एक दूसरे को इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैनिफेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ लोग तो विद प्रूफ दावा करते हैं कि मैनिफेस्टेशन से उनके जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। मैनिफेस्टेशन को आप शाहरुख खान के उस डायलॉग से ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। मैनिफेस्टेशन ऐसा ही एक तरीका है जिसमें लोग अपनी पूरी एनर्जी और पूरा फोकस अपनी एक विश पर लगाते हैं। जब पॉजिटिविटी के साथ ये मानते हुए कोई काम किया जाता है कि मैं इस काम को कर लूंगा, तो आधा काम आप अपने फेवर में वैसे ही कर लेते हैं। हालांकि मैनिफेस्टेशन का कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात तो आपने भी लाइफ में महसूस की होगी कि पॉजिटिव मन बनाकर किया गया काम अक्सर पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। वहीं जब आप पहले से ही ये मानकर चलते हैं कि काम मेरे वश का नहीं है या मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वाकई में काम नहीं बनता। अब आप बताइए, अपनी आप किस विश के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं? पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 43B को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011, 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 या फिर 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003? अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश 104वां पूर्ण सदस्य बना है? अर्मेनिया, फ्रांस, पराग्वे या फिर मॉरिशस? अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी देश के तौर पर शामिल नहीं है? रूस, चीन, USA या फिर इटली? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी यानी इटली। अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी तीसरा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।